हेलो फ्रूट हेल्दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित दो सखियां। मालिन क्यारियों को निरा रही थी। ऊपर से रघु ने आकर कहा, जा भाई साहब बुला रही हैं। मालिन घबराई। सवेरे ही सवेरे भाई साहब ने बुलाया है, कोई अपराध तो नहीं हो गया। एक हाथ की खुरपी भी रखना भूल गई। क्षण भर में हाथ में खुरपी लिए भाई साहब के सामने जा खड़ी हुई और पास ही उसकी धोती का पल्ला पकड़े खड़ी थी उसकी छोटी सी बेटी रमिया। मालिन रोज रोज हमारी मुन्नी पढ़ने आती है और स्कूल में बैठी बैठी थक जाती है। इधर तुम्हारी रमिया दिन भर घास खोदती है और बगीचे में मजा करती है। अब यह ना होगा, रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ेगा। मालकिन का स्वर सुनते ही मालिन का भय जाता रहा और बोली, रमिया तो आपकी ही है। भाई साहब चाहे पढ़ने भेजो चाहे बगीचे में काम कराओ, पर रमिया पढ़ने जाएगी तो मुन्नी रानी का बगीचा न सूख जाएगा। उसे कौन सींचेगा। किसी के बोलने से पहले ही मुन्नी बोल पड़ी, तो फिर हम भी बगीचा सींचेंगे। रमिया पढ़ने न गई तो हम भी न जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, मालिन ने कहा। पर रमिया के पास पट्टी पर भी नहीं, पुस्तक पर भी नहीं है, कौन देगा। मुन्नी रानी मुन्नी बोली, पट्टी और पुस्तक का बहाना मत करो मालिन, हम देंगे। पर रमिया पढ़ने नहीं जाती तो हम भी नहीं जाते। यह लो, कहती हुई पट्टी पुस्तक फेंक कर मुन्नी भागी। माँ ने उसे पकड़कर कहा, ठहर जा मुन्नी, रमिया भी जाएगी पढ़ने। पर मुन्नी तो किसी न किसी बहाने पढ़ने जाना ही नहीं चाहती थी। मालिन के हाथ से खुरपी लेती हुई बोली, माँ रमिया कैसे जाएगी पढ़ने, उसके पास साफ कपड़े कहाँ हैं। मैं बगीचे में काम करने जाती हूँ। मुन्नी जीने से नीचे उतरने लगी। मुन्नी को आखिर पकड़ने के लिए जाना ही पड़ा, साथ में ज़बरदस्ती रमिया को भी जाना पड़ा। पट्टी पुस्तक घर से ही ढूंढ कर दे दी गई थी। मुन्नी का ही एक पुराना फ्रॉक पहनकर रमिया पहले दिन स्कूल गई। धीरे धीरे दोनों में खूब मेल हो गया। अब वे स्कूल जाने से घबराती न थीं। दोनों साथ जाती और साथ लौटती और साथ साथ पढ़ती। अब मुन्नी को भी कोई शिकायत न थी कि वह मुफ्त में पढ़ने जाती है और रमिया दिन भर मज़ा करती। दिन जाते देर नहीं लगती, धीरे धीरे लड़कियां बड़ी हो गई। दोनों जिस दिन से साथ पढ़ने गई थीं, उनके सद्भाव के साथ साथ गाढ़ी मैत्री भी हो गई। मुन्नी अपने किसी भी व्यवहार से यह न प्रकट होने देती कि रमिया उसकी आश्रिता मालिन की बेटी है। रात को रामी जरूर माँ के पास सोती थी, बाकी सारे समय मुन्नी उसे नीचे आने ही न देती थी। इसी साल दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा दी। मुन्नी के पिता मुन्नी के ब्याह की तैयारी में हैं, पर रामी की माता के सामने एक समस्या थी। वह सोच ही रही थी, रामी इतना पढ़ गई है, चाल ढाल बात व्यवहार में मुझ अनपढ़ की लड़की सी जान ही नहीं पड़ती। मैं इसका विवाह कैसे और कहाँ करूँगी। फिर यह सोचती ही नहीं कि विवाह की कोई बात नहीं, मेरी रामी स्कूल की मास्टर बनेगी और तब रामी मुझे यहाँ मालिन का काम ना करने देगी। तो क्या मैं अपने इतने अच्छे मालिक को छोड़कर चली जाऊँगी। यहाँ मेरी ज़िंदगी बीती है, यहीं मरूँगी भी। रामी दिन भर उसकी दूसरी चिंता में घूमा करती थी। उसे रामी दिन भर उसकी चिंता में घूमा करती थी। उसे माँ के साथ बगीचे में काम करने में लज्जा और संकोच महसूस होता था, पर यह भी ना सहा जाता कि उसकी माँ दिन भर मेहनत करे और वह बैठी रहे। माँ का काम करते देख उसे बड़ी वेदना होती थी, पर कोई दूसरा उपाय भी तो न था। उसने सोचा, परीक्षा पढ़ के निकलते हुए चाहे पास हों चाहे फेल, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर लूँगी। 15-20 रुपये ही मिलेंगे तो क्या हुआ, माँ को दिन भर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। माँ ने बहुत कष्ट उठाया, वे बूढ़ी हो चली हैं, पर अब उन्हें अधिक दिन कष्ट न सहने दूंगी। और इसी निश्चय के अनुसार उसने नए स्कूल में प्रार्थना पत्र भी भेज दिए। मुन्नी की खिचड़ी अलग ही पक रही थी। उसे चिंता थी कि रामी के ब्याह की। वह सोच रही थी कि हम दोनों साथ साथ बड़ी हुई हैं और पढ़ी भी हैं, साथ ही मैट्रिक परीक्षा दी है। अब विवाह केवल मेरा हो रहा है, रामी का भी विवाह होना चाहिए। रामी का विवाह उसकी माँ के लिए ना होगा और फिर रामी को पढ़ा लिखा कर किसी अनपढ़ के गले से बांधना भी तो कितना बुरा होगा। पिता की लाडली मुन्नी अपने उठते हुए भावों को दबा न सकी। एक दिन पिता से बोली, बाबूजी
रामी को तुम्ही ने पढ़ाया लिखाया, उसके विवाह की फिक्र भी तुम्हीं को करनी पड़ेगी। अब उसका विवाह किसी गंवार से तो ना हो सकेगा। पिता ने आश्वासन के स्वर में कहा, इस विवाह के बाद रामी के ही विवाह का नंबर आएगा। मैं लड़के की तलाश में हूँ। मुन्नी का भाई जगत, जो इधर 5 साल से विदेश में था, आज आ रहा था। मुन्नी के पिता लड़के को लेने पहले से बॉम्बे पहुँच चुके थे। शाम की गाड़ी आएगी। मुन्नी और रामी दोनों सखियां बड़ी लगन के साथ जगत सिंह का कमरा सजा रही थी। मुन्नी बड़ी ही प्रसन्नचित्त और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह स्वयं खुश रहना जानती थी और पास रहने वालों को खुश रहने के लिए विवश किए रहती थी। भाई की मेज पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, देख रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है, या कोई सुंदर सा तेरे लिए ही सरीखा पढ़ा लिखा वर खोज कर तेरा भी विवाह कर देंगे। और मुन्नी की एक हल्की सी चपत रामी के गाल पर जड़ दी। रामी उदासी में बोली, पर मैं विवाह नहीं करूँगी। मुन्नी हंसती हुई बोली, ऐसा तो मत बोल रामी, तुम मुझसे डरती नहीं है। मैं कहीं मचल गई तो पिताजी को मेरे विवाह से पहले तेरा विवाह करना पड़ेगा। स्कूल जाने की बात भूल गई क्या? और दोनों हंस पड़ी। अचानक श्रृंगार मेज के पास बड़े आईने में दोनों को अपना प्रतिबिंब दिख पड़ा। मुन्नी कुछ देर तक देखती रही और फिर बोली, रामी, मैं तुझसे गोरी हूँ पर सुंदर तू ही मुझसे ज़्यादा है। अच्छा देख, तुझसे कह देती हूँ, तू मेरे पति के सामने मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर तुझे पसंद कर ले। मुन्नी को धक्का देकर रामी बोली, अब तक तुम मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। कहाँ तुम और कहाँ मैं, बहुत फ़र्क है। तुम मुझसे गोरी भी हो और सुंदर भी हो। फिर भी तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पति के सामने ना आऊँगी। तुम्हारे ऊपर उनका जो प्रेम होगा उससे कड़ भी ना लूँगी। अब खुशी। मुन्नी बोली, पर मुझसे सुंदर मुझसे ज़्यादा तू ही है, मेरा दिल कहता, और ये दर्पण भी कहता। जी चाहता हूँ इसे तोड़ दूँ। फिर कुछ ठहर कर बोली, अच्छा भैया को आने दो, जिसे सुंदर कहेंगे बस वही सुंदर है, ठीक है ना? और फिर चाहे बंदर को भी सुंदर कहने, रामी ने कहा, और एक फूलदान में फूल सजाने लगी। दोनों हाथ रामी की पीठ पर धम्म से पटकते हुए मुन्नी बोली, पर यहाँ बंदर कौन है कि तू कि मैं बोलना? रामी ने कहा, न तुम और न मैं, पर कहीं से किसी तीसरे को ही सुंदर बता दें तो। जगत सिंह को लेने उनके पिता मुन्नी और बहुत से लोग स्टेशन पहुंच गए थे। घर आए बहुत देर तक घर में चहल पहल मची रही। जगत कुछ अस्वस्थ था। सबसे विदा लेकर सोने के लिए अपने कमरे में गया। कपड़े उतार कर वह लेट गया। पर सचमुच थका हुआ था, किंतु एक ही मिनट में के बाद आंधी के झोंके की तरह दोनों दरवाज़ों को फटाफट खोलती हुई पहुंची। मुन्नी एक हाथ से वह रामी को घसीटती हुई लिए जा रही थी। वो बोली, भैया सोने से पहले तुम्हें एक बात का फैसला करना। सच सच कहना, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ कि ये? जगत हंस पड़ा। बोला, मुन्नी, तू अभी तक मेरी बच्ची ही है। जा, मुझे सोने दे, मैं थक गया हूँ। वह करवट बदल कर सो गया। भैया तुम भी अभी तक बड़े खराब हो, कहती हुई रूठ कर मुन्नी चली गई। किंतु उसके बाद जगत सो न सका। उसके सामने रह रह कर समाई हुई रामी का चित्र आ रहा था। वह यही निर्णय न कर सका कि वह लड़की कौन है। विवाह में दूर दूर से बहुत से संबंधी रिश्तेदार आए होंगे। मुमकिन है उन्हीं में से किसी की लड़की होगी, पर उसे तो जगत ने कभी देखा है, चेहरा पहचाना हुआ सा लगता है। जिस बात का उत्तर वह मुन्नी को ना दे सका, वही उत्तर बराबर उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। कितनी सुंदर लड़की है। उसने 6 भी नहीं बज पाए थे कि मुन्नी ऊधम के मारे जगत का सोना मुश्किल हो गया। जगत उठकर बैठ गया। मुन्नी से बोला, मुन्नी जरा गंभीर बनो बहन, अब तेरी शादी होने वाली है। जगत की दृष्टि दरवाजे की ओर हो गई। 2 सकुमार पैर दरवाजे की ओट में ठिठक गए। मुन्नी ने जैसे ही जगत की बात सुनी ही ना हो, बोली, भैया देखो, रामी अब तुझसे शर्माती है, आती नहीं है अंदर। वह देखो वहाँ खड़ी है। और एक बार भैया तुम्हें याद है ना, कितनी मछली है कि तुम्ही से शादी करेगी। और फिर जब तुमने कहा कि तुमसे शादी कर ली और उसे 2 पैसे दे दिए हैं, तब कहीं ये मानी? मुन्नी ने एक सांस में सब कहकर हंस पड़ी। जगत चौंक पड़ा, तो ये रामी है? फाओ रामी, अंदर आओ। वहाँ क्यों खड़ी हो? चाहो तो 2 पैसे और ले लो, कहकर वह हंस पड़ा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।